हे फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज हम हमारा थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। इससे पहले हमने जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ लिया है। जनसंख्या संगठन किसी क्षेत्र की जनसंख्या की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। अब ये विशेषताएं कौन कौन सी है हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता है आयु व लिंग का विश्लेषण। सेकंड विशेषता है साक्षरता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद है धर्म या जाति संबंधित विशेषता जिसका हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है भाषा, निवास स्थान और अंतिम विशेषता है व्यवसायिक। विशेषता। ये कुछ विशेषताएं हैं जो जनसंख्या संगठन में हम इन सभी का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है आयु व लिंग का विश्लेषण। आयु व लिंग के बारे में, इसमें लिंगानुपात, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद है साक्षरता, यानी वहां की साक्षरता, कितने लोग, कितनी स्त्रियां पढ़ी हुई है, उनका हम दर निकालते हैं और उनका अनुपात निकालते हैं। इसके बाद है धर्म और जाति के आधार पर, और फिर भाषा के आधार पर, और इसके बाद किस स्थान पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, किस स्थान पर निम्न जनसंख्या निवास करती है, और इसके बाद है व्यवसायिक विशेषता। इन सभी विशेषताओं के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें हम ग्रामीण नगरीय विशेषताओं का भी अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या संगठन का हमारे देश में किस प्रकार योगदान है। जनसंख्या संगठन किसी भी योजना को लागू करने और उसको निश्चित बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है लिंग अनुपात। यह इसके ही क्षेत्र है, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का तात्पर्य किसी क्षेत्र में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या से है। लिंग अनुपात में हम पुरुषों व स्त्रियों की संख्या यानी उनका अनुपात निकाला जाता है, उसे लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी किसी क्षेत्र में पुरुषों व स्त्रियों के संख्या के बीच के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं। किसी क्षेत्र में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या के बीच के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं। अब लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है? सर्वप्रथम सवाल यह आता है। लिंग अनुपात हम दो तरह से निकाल सकते हैं। इसके दो मात्रा में सूत्र एक ही है, यानी उसको थोड़ा बदल दिया गया है। हम पहले लिखते हैं प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियां। अब प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियां कितनी है, इसका सूत्र लिखना है। तो हमें सर्वप्रथम पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000 से गुना करना पड़ेगा। इससे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकलकर आ जाएगी। इसके बाद आता है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुष। अब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां हो गई, अब प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुष। अब यहाँ पे हम सूत्र को उल्टा कर देंगे, यानी स्त्रियां ऊपर आ जाएगी और पुरुष नीचे। तो स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की
संख्या, जनसंख्या भी लिख सकते हैं, इंटू 1000, ये हो गया प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। विश्व में औसत लिंगानुपात निकाले, यानी विश्व की जनसंख्या का, हम इसे नोट कर लेते हैं, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात, औसत लिंगानुपात क्या है? औसत लिंगानुपात है प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष, यानी विश्व में प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं, यानी 2 पुरुष अधिक है। अब हम देखें, हमने इससे पहले पढ़ा था कि यदि कोई छोटी सी दर या कोई संख्या अगर बड़ी सी जनसंख्या पर भी लगाई जाए तो वह बहुत ही बड़ा आंकड़ा निकल के आता है। हम देखते हैं कि 100 पुरुषों पर 100 स्त्रियों पर 2 पुरुष अधिक है। तो यदि हम देखें तो इस पूरी पृथ्वी पर जितनी जनसंख्या है उसका अनुपात निकाले तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आता है, जो हमारे सांस्कृतिक व सामाजिक सभ्यता के प्रतिकूल है। अब हम देखते हैं ये जनसंख्या किस क्षेत्र में अधिक और किस क्षेत्र में कम है। विश्व में सर्वाधिक सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात लेटविया देश में है। लेटविया देश में, जो कि प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है, यानी विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश में? लेटविया देश में, तथा इसमें प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष, यानी 15 पुरुषों की प्रति 100 स्त्रियों पर 15 पुरुषों की कमी है, यानी यह लिंगानुपात सर्वाधिक कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं निम्न लिंगानुपात किस देश में? निम्न लिंगानुपात है संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में है प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष, यानी ये बहुत ही निम्न लिंगानुपात कहलाता है, क्योंकि 100 स्त्रियों पर 211 पुरुष अधिक है। लिंगानुपात तो 300 पुरुषों का है 311, यानी 100 तो कट गया लेकिन 211 पुरुष अधिक है, यानी यहाँ पर लिंगानुपात बहुत ही निम्न है। ये हमारे विश्व के सर्वाधिक लिंगानुपात और निम्न लिंगानुपात वाले देश देख लिए। अब हम बात करते हैं कि इन क्षेत्रों में लिंगानुपात इतना कम क्यों है, इसका कारण क्या है। स्त्रियों के, लिखते हैं हम, स्त्रियों के लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के कारण इसमें हमारे 3 सर्वाधिक प्रचलन में आने वाले कारक थे, जिसमें फर्स्ट है स्त्री भ्रूण हत्या। स्त्री भ्रूण हत्या। दूसरा है स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। और तीसरा है स्त्रियों का आर्थिक व सामाजिक स्तर निम्न होना। ये 3 महत्वपूर्ण प्रतिकूल अनुपात होने के कारण है।
जो स्त्रियों के अनुपात को कम करते हैं। इसमें फर्स्ट है स्त्री भ्रूण हत्या यानी कन्या भ्रूण हत्या भी इसे कह सकते हैं। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा यानी घरों में किया जाने वाला हस्तक्षेप, और स्त्रियों की आर्थिक व सामाजिक स्तर निम्न होना यानी स्त्रियों को आर्थिक व सामाजिक रूप से आगे न बढ़ने देना, यह इसका महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए लिंग अनुपात में इतना ज्यादा अंतर आ रहा है। अब इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि किस देश में अनुकूल वातावरण और किस में प्रतिकूल वातावरण है। हम देखते हैं कि विश्व के देशों के बारे में, जिसमें किस देश में अनुकूल है और किस देश में प्रतिकूल है। 2015 की गणना के अनुसार विश्व के 139 देशों में लिंगानुपात प्रतिकूल है, अनुकूल यानी स्त्रियों के समर्थन में, ये भी आप देख सकते हैं। और 72 देशों में यह प्रतिकूल है। और प्रतिकूल होने के कारण भी हमने देख लिए, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्रियों का सामाजिक व आर्थिक स्तर निम्न होना। अब ये 72 देश है और इन 72 देश में स्त्रियों की जनसंख्या बहुत ही कम है। किन मानवीय अवधारणा और इनके कारण। अब हम देखते हैं कि सामान्यतः हम देखते हैं कि एशिया में लिंगानुपात कितना है। एशिया में लिंगानुपात, एशिया में लिंगानुपात का स्तर निम्न है। और इसके विपरीत यूरोप में लिंगानुपात स्तर उच्च है। अब हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आए कि किस महाद्वीप में लिंगानुपात उच्च है, तो ये आ जाएगा यूरोप में लिंगानुपात स्तर उच्च है, बराबर है यानी तो उससे थोड़ा अधिक है। और एशिया में लिंगानुपात निम्न है, वो भी रूढ़िवादी परंपराओं के कारण। हम जैसे कि हिंदी में निबंध लिखते हैं स्त्री भ्रूण हत्या, महिला सशक्तिकरण, उसमें हम पढ़ते हैं कि रूढ़िवादी अवधारणा और उनके कारण स्त्रियों पर बहुत ही जुल्म किए जाते हैं, जिसके कारण यह लिंगानुपात कम है। अब हम देखते हैं कि यूरोप में एक बड़े क्षेत्र में पुरुषों की संख्या अल्प संख्या में पुरुष निवास करते हैं। और एशिया में जैसे कि चीन, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सऊदी अरब, इन देशों में लिंगानुपात निम्न है। ये सभी देश एशिया के प्रमुख देश हैं। और यूरोप में रूस सहित यूरोप के कुछ देश, यूरोप व रूस सहित कई देशों में यह स्त्रियों के लिए बेहतर स्थिति है। और इसका महत्वपूर्ण कारक पुरुषों का उत्प्रवास भी है। यहां तक समझ में आ गया। जनसंख्या संगठन के बारे में हमने पढ़ा, इसमें हमने लिंगानुपात के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे आयु संरचना के बारे में। अब हम बात करते हैं आयु संरचना के बारे में। आयु संरचना बच्चों से प्रौढ़ावस्था से वृद्ध वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत 3 आयु वर्ग आते हैं। 3 आयु वर्ग, जिसमें से पहला है बाल वर्ग। बाल वर्ग में 0 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। और इसके बाद है प्रौढ़ वर्ग। प्रौढ़ वर्ग में
प्रौढ़ वर्ग में 14 से वर्ष के लोग आते हैं। इसके बाद आते हैं वृद्ध वर्ग। वृद्ध वर्ग में 60 से अधिक वर्ष के लोग आते हैं। अब ये तीन जो वर्ग है ये किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, किस आयु की जनसंख्या अधिक है। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं आयु संरचना या फिर आयु लिंक पिरामिड के बारे में। आयु लिंक पिरामिड में हम देखते हैं कि जिस क्षेत्र में 0 से 14 वर्ष के बच्चों की अधिकता होगी तो वहां पर आश्रित जनसंख्या, यानी इसे आश्रित जनसंख्या बोलेंगे, आश्रित जनसंख्या। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि इसमें 14 से 59 वर्ष के लोगों में जनसंख्या होगी तो यह अर्जक यानी अर्जित करने वाली या वह संसाधनों का दोहन करने वाली आयु वर्ग हो जाएगी। इसके बाद ये जो तीसरा वर्ग है इससे स्पष्ट है कि इसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर खर्च, इससे देश की ग्रोथ या विकास के बारे में हम जान सकते हैं। जैसे कि 0 से 14 वर्ष के अगर बालक अधिक है जिस देश में तो वह आश्रित जनसंख्या होगी, क्योंकि वह खुद अर्जित कर नहीं सकते, वह माँ बाप पर या किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद 14 से 59 साल की जो उम्र होती है उसमें यह प्रौढ़ अवस्था कहलाती है, जिसमें अर्जक व संसाधनों का दोहन यानी लोग अर्जित करते हैं और संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वृद्ध वर्ग आता है। वृद्ध वर्ग 60 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति है तो वह खुद अर्जित नहीं कर सकता और वह स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर खर्च करता है और सरकार को इस पर ध्यान देना जरूरी है। आयु लिंक पिरामिड की संरचना विभिन्न आयु के वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या को दर्शाता है। पिरामिड का प्रयोग किस क्षेत्र में आयु लिंक संरचना को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आयु लिंक संरचना भी 3 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट है विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या में क्या आएगा, इसमें इस प्रकार का कुछ पिरामिड आएगा। आपकी पुस्तक में ये पिरामिड दिया गया है, ये इधर ही कुछ ऐसा आएगा। अगर स्त्री अनुपात कम है तो यहाँ पे कम होता जाएगा। ये 2015 के अनुसार नाइजीरिया का ये है, ये सही ढंग से बना नहीं है, आप अपनी पुस्तक में देख ले। ये नाइजीरिया का है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गए 0 से फिर 1 2 3 ऐसे करते करते 90 से ऊपर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चों की अधिकता ज्यादा है, यानी आश्रित जनसंख्या, यानी जनसंख्या का विकास हो रहा है, यानी जनसंख्या बढ़ रही है। अब नाइजीरिया किससे मिलता जुलता है, नाइजीरिया के मैप किससे मिलता है, यानी पिरामिड किससे मिलता जुलता है, बांग्लादेश और मेक्सिको के पिरामिड से मिलता जुलता है। बांग्लादेश और मेक्सिको में भी बच्चों की संख्या ज्यादा है, वह बूढ़ों की संख्या, मरने वाले की जनसंख्या कम है, यानी यहाँ पर जन्म दर अधिक है व मृत्यु दर कम है। इसका मतलब स्वतः ही जनसंख्या वृद्धि होगी, क्योंकि जन्म दर अधिक हो रही है, ऊपर से अधिक भी हो रही है, बराबर भी नहीं, और मृत्यु दर कम हो रही है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि बहुत ही तेजी से हो रही है, जिसके कारण अल्प विकसित देशों में ये देश आते हैं और यह विकासशील देश ही रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अकाल और भूखमरी जैसी व्यवस्था भी हो जाती है, क्योंकि ये जो देश है ये ज्यादा विकसित देश की श्रेणी में नहीं आते। इसके कारण इनके पास इतने खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए सामान नहीं है। अब हम इसके बाद के पिरामिड के बारे में बात करते हैं, वो है स्थिर होती जनसंख्या का पिरामिड, यानी स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या में एक और पिरामिड है, आप पिरामिड अपनी पुस्तक में देख ले, ये पिरामिड दिया गया है। इसमें आप देख ले
कि यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान है, जन्म दर भी समान, मृत्यु दर भी एक जैसी, यानी वृद्ध हुए लोगों की संख्या भी एक जैसी और जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या भी एक जैसी है, जिसके कारण जनसंख्या स्थिर है। इसे स्थिर जनसंख्या का उदाहरण दिया जाता है। इसमें ऐसे ऐसे कई विकसित देश भी आते हैं। और इसके बाद हमारा है ह्रासमान जनसंख्या, यानी जनसंख्या का ह्रास होना। ह्रासमान जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या में हम देखते हैं कि जापान की जनसंख्या, जापान एक बहुत ही इसका अच्छा उदाहरण है। इसमें हम देखें कि इसमें सुंडाकार शीर्ष है, जापान की जनसंख्या में सुंडाकार शीर्ष है और इसमें जन्म दर कम है और मृत्यु दर अधिक हो रही है, यानी जन्म दर कम हो रही है और मृत्यु दर भी निम्न नहीं है पर जन्म दर से थोड़ी अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या का ह्रास हो रहा है। ये हम तीनों पढ़ लिए कि विस्तारित जनसंख्या का उदाहरण कौन सा है, स्थिर जनसंख्या का उदाहरण कौन सा और ह्रासमान संख्या का उदाहरण कौन सा है। इन तीनों में से स्थिर जनसंख्या का उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह देश के लोगों में योगदान होता है, उनका लोगों का योगदान देश में होता है और लोगों की जनसंख्या कम बराबर होने के कारण वहां पर विकास अधिक हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया आयु लिंग पिरामिड। ये सभी आयु लिंग पिरामिड, आयु लिंग संरचना, ये सभी हमने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता और व्यवसायिक संरचना के बारे में कल। इसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। If you like this video, please hit the like button and more interesting video, subscribe to our channel Learn with Kunal. Jai Hind.